अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और यह है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। पाकिस्तान का इस वक्त जो हालात हैं और जहाँ पर कुछ लोगों ने इसको यहाँ लूटा और वही चेहरे हम बार बार गुज़श्ता 30-40 साल से देख रहे हैं। और ये इत्तफ़ाक़ की बात नहीं बल्कि जिन लोगों ने इसे किया है उनको क़यामत तक जो है उनकी जो छूट नहीं होगी। इस दुनिया में तो शायद ये इस तरह से वो दंदनाते जैसे फिर रहे हैं वो फिर के ये चले जाएं, लेकिन जब वक्त उनकी मरने का आएगा और ये हर एक ने मरना है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, बड़ी जल्दी उनकी भी मौत जो है वो वाक़या होगी, होने वाली है। और वो अभी कुछ उनमें से अभी बिस्तरे मर्ग से उठकर आए हैं और उस वक्त उनको खुदा याद आया और कहा कि सारे मेरे लिए दुआ करें। और वो आदमी है जिसने कहा कि मेरे लिए सारे दुआ करें कि जिस इंसान ने ये चलती फिरती एक हुकूमत को एक वो वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस और एक छोटे से एक मामूली से एक अमेरिकन ऑफिसर के कहने के ऊपर कि एम्बेसडर को बुला के बजाय उसको झाड़ पिलाई जाती, उसके लिए उसने किया। पहले उसने झूठ बोला कि वो आमदी नहीं है और ये भी साबित हो गया कि उसके ससुर, उसकी बेगम साहबा, उसके सब वो हैं। अरे भाई, जब आप इसके नहीं हैं तो आपको इस बात में शर्म क्या है? जैसे जो मौजूदा जो तुम्हारे पेटी भाई हैं वो कहते हैं कि जी ये, बल्कि हमारे काजी जज साहब जो फरमाते हैं, जो हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कि जी ये उनके लिए उनका मज़हब तो हमारे लिए हमारा मज़हब। अरे भाई, वो मज़हब कोई है ही नहीं। वो तो अगर एक झूठ बोल के अगर आप कहें कि हज़रत ईसा के हम फॉलोअर हैं और वो एक ईसा हज़रत ईसा अपना बना लें, तो वो जो हज़रत ईसा थे, जो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ की लड़ी से चले, वो उनके साथ तो उनका कोई तल्लुक़ कोई है ही नहीं। इसलिए वो आप किस तरह से इन लोगों को, जिनको ख़ुद आपका अपना मुल्क उनको गैर मुस्लिम का, उनके पासपोर्ट पे उनका गैर मुस्लिम है, और वो किस तरह से अगर जाके देखें कि वो किस तरह से पूरी कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह उन्होंने बड़ी बड़ी वो नकल करके मुसलमानों की मसाजिद बना रखी हैं और एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करके किस तरह से उनको वो आमदीयत की तरफ ले जाते हैं। और अगर आप ने झूठ बोल के अगर वो कुछ साल निकाल भी लिए और आपने हाथ में स्टिक और टोपी पहन के की ली, तो जाहिर है कि आपने पहले उसका फासले कम करने के लिए आपने करतारपुर का वो जो था फासला कम किया और लोगों को ये आंखों में मिर्चें डाली, धूल डाली कि आप ये सिखों के साथ एक दोस्ती के लिए कर रहे हैं और वो उनके साथ गले मिल रहे हैं। और फिर आपने अपने ही एक आदमी को ऐसे कुछ स्टेप किया कि जिसने आपको ये चिढ़ थी कि जब वो आया है परेड के ऊपर तो सारे आपके जो घर वाले, आपकी बच्ची, आपके बच्चे, आपके जो सब यंग लोग जो हैं सारे ऑफिसर्स खड़े हो गए और उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी। आपको जब छाती तान के वर्दी पहन के जब आप जाते हैं तो आपको ये बुरा लगता है कि सिविलियन, इसीलिए वो लफ्ज़ ब्लडी सिविलियन का बड़ा कंटोनमेंट में आपको सुनने में मिलेगा। और हमारे अपने क्लासमेट जो बड़े सर्जन जनरल बने और आपके बड़े बड़े वो ओहदों के ऊपर वो हुए और रिटायर हुए, और उनको मुझे याद है जब जनरल मुशर्रफ एक कैप्टन था और एफसी कॉलेज में ये और वो जो एजाज शाह जब ये एक पढ़ते थे इकट्ठे, तो मैं इनका बुज़ुर्ग था, तो जब मैं आता था तो मैं एजाज शाह के वालिद साहब जो थे उनके कहते थे कि भी देखें ये मेहमान हमारे आए हुए हैं और इनका सारा खातर करना, और ये वो खड़े होकर हाथ बांध कर खातरें किया करते थे। वो ज़माना था, यानी बड़ों का अदब करना। और एक ये ज़माना आया है कि ये एक घर के चंद फ़र्द जो हैं वो 25 करोड़ आदमियों की ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं। और देखें कि उनको पीछे से हाँक कर करा कौन रहा है। एक ऐसा आदमी जो मक्खन में बाल की तरह उस आदमी को जिसने लंदन प्लान बनाया उसको निकाल देता है और वो पार्टी हाईजैक करके उन बच्चों के हवाले करता है। और आप देखें अब वो बच्चों को किस तरह कंट्रोल करता है, किस तरह उसको तिगनी का नाच नचाता है। और ये किस कदर हमारे मुल्क की इंसल्ट है कि किस कदर हमें पूरी दुनिया में हमारे पे थूका जा रहा है। और जो कोई भी रिपोर्ट छपती है और आज हम बेकारियों की तरह कश को लेकर फिर रहे हैं और कोई हमें घास नहीं डाल रहा। और ये मैं साथ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री है जो मैं इसके साथ चलाना चाह रहा हूँ कि आपको पता रखें कि कभी हम यहाँ थे और ये लोग हैं जो सारे वज़ीर आज़म यहाँ रहे हैं, उनमें जो वर्दी वाले रहे हैं और बग़ैर वर्दी के रहे हैं, आप उनके करतूतों में से उनको पहचान जाएंगे जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के तराने पर ला के खड़ा किया।
शाह ईरान हर दूसरे माह पाकिस्तान का दौरा करते थे और पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखते थे। फलस्तीन के लिए पहली आलमी आवाज भी हमने उठाई थी। शाम, उर्दन और मिस्र की सिफारतकारी, आजादी और बहाली में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। सऊदी अरब में 1970 तक पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और सऊदी शहरी खाना काबा में पाकिस्तानियों के रिज्क में इजाफे के लिए दुआएं किया करते थे। यूएई की तरक्की में भी पाकिस्तान का अहम किरदार था। दुनिया की चौथी बेहतरीन एयरलाइन यानी एमिरेट्स का कोड EK है और इसका K कराची है। ये एयरलाइन कराची से स्टार्ट हुई थी। हमने इन्हें जहाज भी दिया था और अमला भी, लिहाजा ये आज भी अमारात कराची है। माल्टा के बच्चों के सिलेबस में PIA का पूरा एक बाब है। सिंगापुर एयरलाइन और पोर्ट दोनों पाकिस्तानियों ने बनाई। इंडोनेशिया और मलाइशिया की अशराफिया के बच्चे पाकिस्तान में पढ़ते थे। मलाइशिया का आईन तक पाकिस्तानी वकला ने लिखा था। जनूबी कोरिया की ग्रोथ में महबूबुल हक के 5 साला मंसूबे का अहम किरदार था। भारत 1990 की दहाई में पाकिस्तान से बिजली खरीदता रहा और मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का पूरा मंसूबा पाकिस्तान से लिया था। दुनिया की 3 बड़ी इंजीनियरिंग फॉरम्स ने 1960 की दहाई में कंसोर्शियम बनाकर मंगला डैम की बिड की थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग क्लास के तालिब इल्म जहाज भरकर मुताले और मुशाहिदे के लिए मंगला आते थे और इस मंसूबे को हैरत से देखते थे। मुस्लिम दुनिया के 27 मुल्कों के फौजी अफसर पाकिस्तानी अकेडमियों में ट्रेंड हुए और बाद अज़ां अपने अपने मुल्कों में आर्मी चीफ बने। यूएई की फरमर आवाज जैद बिन सुल्तान अल नहान 1970 की दहाई तक पाकिस्तान के दौरे पर आते थे तो इनका इस्तकबाल कमिश्नर रावलपिंडी करता था। हमारे वजीर भी एयरपोर्ट नहीं जाते थे और सबसे बढ़कर 1961 में जब अयूब खान अमेरिका के दौरे पर गए तो पूरी अमेरिकी काबीना ने सदर जॉन F कैनेडी समेत एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया और सदर अयूब खान एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस खुली गाड़ी में गए और सड़क के दोनों साइडों पर अमेरिकी अवाम फूल लेकर खड़े थे और पाकिस्तान जिंदाबाद और वेलकम वेलकम के नारे लगा रहे थे। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने एक दौर ऐसा भी देखा है जब दुनिया हैरत से इसकी तरफ देखती थी और ये जर्मनी और जापान जैसे मुल्कों को कर्जे और इमदाद देता था। लेकिन फिर इस मुल्क पर एक ऐसा दौर आया जिसमें हम $1 अरब के लिए दुनिया के दरवाजे पर भिखारी बनकर बैठे हैं और दुनिया हमें गरूर और नफरत से देख रही है। एक वक्त था जब हम वीजे के बगैर पूरी दुनिया में सफर करते थे और एक वक्त अब है जब हमें अफगानिस्तान के वीजे के लिए भी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी हमने सोचने की जहमत की है? हमें मानना पड़ेगा कि हमने बड़ी मेहनत और जदोजहद से इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मगर सवाल फिर भी वही है कि क्या हमारे पास वापसी की कोई गुंजाइश है? तो जी हां, अभी भी वक्त हाथ से नहीं निकला। हम ताहाल एक कौम है और हमारा जोग्राफिया भी बहाल है। लिहाजा हम आज अगर नींद से जाग उठे, हम आज अपने हाल पर रहम करें तो हम 10 से 20 बरसों में दोबारा उस लेवल पर आ सकते हैं जिस पर हम दूसरे मुल्कों को इमदाद और कर्जे दें। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। कोई भी सियासतदान 2 या हद 3 से ज्यादा मुद्दत तक वजीर आजम ना रह सके और मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली बनाया जाए। कोई भी शहरी या गैर मुल्की मुल्क में कंपनी खोल सके और कारोबार कर सके और हुकूमत उसे 5 साल तक टैक्स की रियायत दे। हम फौरी तौर पर आबादी कंट्रोल करें और 30 साल की उम्र तक तमाम लोगों को हुनरमंद भी बनाएं। मुल्क में कोई शख्स बेहुनर और बेरोजगार ना हो। और आखिरी मशवरा, मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स एक ही बार बैठकर अगले 20 साल का कौमी मंसूबा तैयार कर लें और फिर कोई शख्स उसे छेड़ने की जसारत ना करे और जो करे उसे करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, आप यकीन कीजिए कि हम इन चंद इकदामात से एक बार फिर इज्जत और आबरू की शाहराह पर आ सकते हैं, वरना हम इसी तरह भीख मांग मांग कर खत्म हो जाएंगे और तारीख के औराक में हमारा जिक्र तक नहीं मिलेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम पर, अल्लाह ताला इस वतन पर अपना रहम करम नाजिल फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें
और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर